देखिए, हमने बात की कि पराग कोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं। इन्हीं पराग कणों से आगे जाके बनते हैं नर युग्मक। हेलो बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो जीव है उन्हें आवश्यक क्रियाएं करने के लिए किसी न किसी तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए भोजन खाया है, अब उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र चाहिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने हैं तो उत्सर्जन तंत्र चाहिए। शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है श्वसन तंत्र की वजह से। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको कौन यहाँ पर कर रहा है? हमारा परिसंचरण तंत्र। तो ऐसे ही जनन की क्रिया के लिए जो आवश्यक तंत्र है वो है जनन तंत्र। अब जीव जो है वो जनन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। तो जीव जनन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? जिससे अपने समान जीवों की उत्पत्ति कर सके। अब क्या ये इतना जरूरी है जैसे कि और जो क्रियाएं हैं वो जरूरी है? तो क्या जनन की क्रिया भी इतनी ही आवश्यक है? नहीं, लेकिन फिर भी जीव जनन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं और इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे मान लो कोई एक प्रजाति स्पीशी है, वो अगर जनन की प्रक्रिया नहीं करेगी, उसके समान नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो जीव है वो जनन की प्रक्रिया करते हैं। अब एक बात बताइए, हमने यहाँ पर जानवरों की तो बात कर ली, लेकिन क्या जो पौधे हैं, प्लांट्स है, उनके अंदर भी जनन की क्रिया होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो भी तो अपने समान नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अब क्या सारे ही जितने भी पादप इस पृथ्वी पर उपस्थित है, क्या सब में ही लैंगिक जनन होता है या कुछ ऐसे भी पादप मौजूद हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस क्लास में आपको, तो लास्ट तक बने रहना है और इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जब हम जीवों के विकास की बात करते हैं तो जितने भी जीव अभी उपस्थित है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही उपस्थित है, नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ है? जीवों का विकास हुआ है। अब जैसे जानवरों का, जीवों का विकास हुआ है, ऐसे ही जो पादप है उनका भी विकास हुआ है। तो देखो, अगर हम बात करें कि जो पादप है उनका विकास कैसे हुआ है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि जो अभी आप पुष्पीय पादप देख रहे हो वही पुष्पीय पादप हमेशा से हमारी पृथ्वी पर मौजूद थे। नहीं, ये जो आपके पादप है, पुष्पीय पादप, वो हमेशा से पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। इनका भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो पादपों के विकास की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने पानी में कभी वो एल्गी देखी है? काई जमी रहती है, तो वो जो काई है वो है आपके थैलोफाइटा। तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो आपके कौन थे? थैलोफाइटा थे। ठीक है, जो पानी में रहते थे। अब ठीक है, अब इस पानी से निकल के जो जीवन है वो कहां पर आया? धीरे धीरे पृथ्वी पर आया। तो इन थैलोफाइटा से जो पादप यहां पर विकसित हुए वो आपके कौन थे? थैलोफाइटा से फिर विकसित हुए आपके यहां पर ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा से कौन आए? फिर आपके ब्रायोफाइटा आए। अब इन ब्रायोफाइटा की एक बढ़िया बात मैं आपको बता दूं, इन ब्रायोफाइटा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी जाए। ये जो ब्रायोफाइटा है उनको पादपों का उभयचर वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप उभयचर के बारे में जानते हो, जैसे कि मेंढक जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जो कि थल पर भी रह सकते हैं। तो जब पानी से निकलकर जीवन आया किस पर? पृथ्वी पर, थल पर, तो पादप भी तो ऐसे आए होंगे ना, जैसे जीव आए वैसे पादप भी तो आए होंगे। तो ये ब्रायोफाइटा ऐसे पादप है जो कि जल के अंदर भी होते हैं और जो कि थल पर भी होते हैं, इसीलिए इनको पादपों का उभयचर वर्ग कहा गया है। अब इन ब्रायोफाइटा से जो विकसित हुए वो आपके कौन थे? टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा से कौन आए फिर यहाँ पर? टेरिडोफाइटा। इन टेरिडोफाइटा से जो विकसित हुए फिर आपके थे जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा से जो विकसित हुए वो थे जिम्नोस्पर्म। चलिए, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म विकसित हुए। अब फिर इन जिम्नोस्पर्म से विकसित हुए आपके कौन? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से फिर कौन विकसित हुए अपने पास यहाँ पर? एंजियोस्पर्म। अब इन एंजियोस्पर्म की पता है खास बात क्या है? यही पादप है जो कि आपके पुष्पीय पादप है। ये एंजियोस्पर्म क्या है? ये आपके पुष्पीय पादप है, यानी कि इनमें क्या होगा? पुष्प मौजूद होंगे और किसी भी पादप का जो पुष्प होता है वो उसका लैंगिक जनन अंग होता है। जैसे जीवों के अंदर होते हैं नर जनन अंग, मादा जनन अंग, ऐसे ही ये जो एंजियोस्पर्म है जिनके पास पुष्प है, इनका जो फूल है, इनका जो पुष्प है, वही इनका क्या है? लैंगिक जनन
अंग है। तो इस तरीके से थैलोफाइटा से होते हुए ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, इस तरीके से आपके पादप जो है वो विकसित होते चले गए। तो अब हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, तो ये जो आपके एंजियोस्पर्म है इनमें पुष्प है। अब पुष्प इनकी लैंगिक संरचना है, तो हमें यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना रहेगा? अब हमें पढ़ना है पुष्प की संरचना के बारे में। देखो, जितने सुंदर आपको फूल ये दिखते हैं ना, उतनी ही सुंदर इनकी होती है संरचना। कैसे? देखो, एक फूल के अंदर ना नर जनन अंग भी मौजूद होते हैं, मादा जनन अंग भी मौजूद होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम जो जीव हम देखते हैं, जैसे कि मनुष्य, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो उसमें नर अलग है, मादा अलग है, तो क्या फूल में भी ऐसा होता है? तो इसी के ही आधार पर तो हम फूलों को डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसमें बीच में ये वाली संरचना होती है, ये वाला जो इसका बीच वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है अपने पास स्त्री केसर, ठीक है, जो कि मध्य में स्थित होता है। अब इसके ना इस स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, लंबा वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है इसको हम वर्तिका कहते हैं, और जो आधारी फूला हुआ भाग है इसको हम अंडाशय कहते हैं। अब इसी से ही ये जो संरचना मैंने यहाँ पर बनाई है, ये वाली जो संरचना है, इसको हमने क्या कह दिया? इसको कह दिया पुंकेसर। तो ये क्या हो गए? पुंकेसर। अब पुंकेसर क्या होते हैं? इस पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। ये वाली जो संरचना है इसको हम कहते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण मौजूद होते हैं, और जो ये लंबा वाला भाग आपको नजर आ रहा है, ये डंठल जैसा, इसको हम कहते हैं तंतु, फिलामेंट। इसके बाद फिर आती है सुंदर सुंदर पंखुड़ियां, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गई? पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियां हो गई। आपको पता है कि ये जो पुष्प के अंदर जितनी भी संरचनाएं मौजूद होती है, उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या हो गई? पंखुड़ियां, जिनको हम सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं? दलपुंज कह देते हैं। और फिर ये जो लास्ट में आपको संरचना नजर आई, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। तो इस तरीके से पूरी पुष्प की संरचना हमने यहां पर बना दी। अब आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम बना आए, लेकिन उसका लेबलिंग नहीं करके आए, उसका नामकरण नहीं करके आए, तो नंबर नहीं मिलेंगे। नामकरण इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम यहां पर ये जो पुष्प की संरचना है इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले मध्य वाले भाग को हमने क्या कहा? स्त्री केसर, जिसमें ये वाली जो संरचना है इसको हमने क्या कह दिया? इसका नाम यहां पर होता है क्या? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं हम इसको? वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक। ये वाला जो इसका भाग है इसको हमने क्या कह दिया? ये है अपने पास वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। और जो आधारी फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो ये जो आधारी फूला हुआ भाग है ये हमारे पास आ गया अंडाशय। अब ये तीनों मिलकर आपके स्त्री जनन अंग बनाते हैं इस पुष्प के। तो इन तीनों को हमने क्या कह दिया मिला के? ये हो गया स्त्री केसर। ये क्या हो गया? स्त्री जनन अंग, स्त्री केसर, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? पुंकेसर की। तो चलिए, ये वाला जो भाग है पुंकेसर का, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कहा परागकोश। क्या है ये? परागकोश। इस परागकोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं, और इसका ये जो लंबा वाला भाग है डंठल वाला, इसको हमने कह दिया तंतु। तो ये हो गया अपने पास क्या? तंतु। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो कि नर जनन अंग है। अब हमें पता है कि नर जनन अंग है तो उसमें नर युग्मक बनेंगे, मादा जनन अंग है तो उसके अंदर मादा युग्मक मौजूद होंगे, ठीक। अब देखिए, जो यहाँ पर ये कलरफुल सी पत्तियां आपको नजर आती हैं, ये कलरफुल पत्तियां आपकी क्या है? देखिए, ये जो आपकी कलरफुल पत्तियां हैं इनको हम कहते हैं पंखुड़ी। ये क्या हो गई आपके पास? पंखुड़ियां, और या इनको कहते हैं हम दलपुंज। जो पंखुड़ी होती है उनका क्या काम होता है? देखो, आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी सुंदर सा फूल आपको दिख रहा है, आप जल्दी से दौड़ के जाओगे और उस फूल को तोड़ लोगे, तो इसने आपको अट्रैक्ट किया। ऐसे ही ये पंखुड़ियां और जो जानवर है और जो पक्षी है, कीट है, उनको भी आकर्षित करती है। वो इनकी साइड आकर्षित होते हैं, इससे मकरंद लेते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक प्रोसेस संपन्न होती है इन पादपों में, इन पुष्पों में, उसको हम कहते हैं परागण। अब परागण होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन परागण की प्रक्रिया के लिए इनकी भूमिका होती है किनकी? पंखुड़ियों की, ठीक। और ये जो लास्ट वाली संरचना आपको यहां पर नजर आ रही है, ये क्या है? ये जो वाली लास्ट वाली संरचना हमें यहां पर नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं बाह्य दल,
ये क्या हो गए अपने पास, बाह्य दल यानी कि सेपल। आपको पता है इनका क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए कि एक पुष्प जो है वो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट खिल जाता है, वो कलिका के रूप में रहता है। तो जब एक पुष्प कलिका के रूप में होता है तो ये बाह्य दल क्या करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कलिका के रूप में जब पुष्प है तो ये इसको सुरक्षा देंगे। तो ये भाग होते हैं किसके, एक फूल के। अब देखिए हमने बात की कि पराग कोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं, इन्हीं पराग कणों से आगे जाके बनते हैं नर युग्मक। लेकिन मादा युग्मक कहां मौजूद होते हैं? तो इस अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं और बीजांड में आपके जो मादा युग्मक है वो उपस्थित होती है, यानी कि अंडकोशिका। बीजांड की संरचना के बारे में भी अभी हम यहां पर पढ़ेंगे। ये क्लियर है सभी को? पुष्प की संरचना एग्जाम के अंदर डायग्राम आ गया तो आप आराम से बनाकर आ सकते हैं। तो देखिए एक पुष्प के ये सारे भाग होते हैं, जिसमें मध्य वाला जो भाग है उसको हमने कह दिया स्त्री केसर, जिसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला लंबा भाग वर्तिका, आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बीजांड मौजूद होते हैं और इस बीजांड के अंदर आपके अंडकोशिका मौजूद होती है। ठीक, इसके बाद ये वाली जो संरचना है इसको हमने क्या कह दिया, ये यहां से यहां तक ये वाली संरचना जो आपको दिख रही है तो ये है आपके पास पुंकेसर। ये जो परागकोश होता है वो इस तरीके से द्विपालित संरचना होती है, 2 पालियां है इसकी। ठीक है, जब इसको अलग करते हैं तो 2 पालियां होती है, 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये द्विपाली संरचना है जिसके अंदर परागकण मौजूद होते हैं। ये कलरफुल आपको जो नजर आ रही है वो पंखुड़ियां हैं और ये बाह्य दल है जो कि जब पुष्प कलिका के रूप में है तो उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जनन अंगों की। तो जो पुंकेसर है उसमें नर युग्मक बनेंगे, यानी कि उसमें नर युग्मक मौजूद होंगे। जो स्त्री केसर है उसमें मादा युग्मक मौजूद होंगे, यानी कि अंडकोशिका मौजूद होगी। जो इसका ये परागकोश होता है ऊपर वाला, ये कैसी संरचना है, ये है द्विपालित संरचना। कैसी है, द्विपालित संरचना होती है। तो एक फूल में ना ये जननांग उपस्थित होते हैं एक पुष्प के अंदर। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या मौजूद है, बीजांड मौजूद है। अब ये बीजांड ना एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम ये तो देख रहे हैं कि मैम ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है। अभी हमने जो संरचना बनाई उसमें तो दोनों ही चीजें मौजूद है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है। लेकिन जब हम जीवों को देखते हैं तो उसमें नर अलग है, मादा अलग है, मेल फीमेल दोनों में अलग है। तो क्या फूलों में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, फूलों में भी ऐसा होता है। कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें केवल नर वाला भाग मौजूद होता है, यानी कि पुंकेसर। कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें मादा वाला भाग मौजूद होता है और कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फूल के अंदर दोनों चीजें मौजूद होती है। तो इसी के आधार पर जो पुष्प होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं उनके प्रकारों में। कैसे प्रकार होते हैं, देखो जो पुष्प होते हैं उनके 2 प्रकारों को हम यहां देखते हैं। कौन कौन से? एक है आपके पास यहां पर एकलिंगी पुष्प, एक है अपने पास यहां पर एकलिंगी पुष्प और दूसरे आपके पास होंगे उभयलिंगी पुष्प। सबसे पहले बात करते हैं एकलिंगी पुष्प की। एक लिंगी पुष्प और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उभयलिंगी पुष्प। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में कि जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उसमें या तो नर मौजूद होगा उस फूल के अंदर, या तो नर अंग मौजूद है, या तो पुंकेसर मौजूद है या स्त्री केसर मौजूद है, या फिर क्या है, या स्त्री केसर मौजूद है। दोनों में से एक मौजूद है तो वो तो आपके क्या हो गया, एकलिंगी पुष्प हो गया। ठीक है, अगर किसी फूल के अंदर दोनों ही मौजूद है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद है, पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों ही मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपने वो देखा है गुड़हल का फूल, दोनों मौजूद है। तो गुड़हल का फूल देखा है आपने, तो गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा वो लंबा सा बीच में से निकला रहता है, वो क्या है उसका वर्तिका। ठीक, अब उस लंबे से निकलने के बाद उसमें साइड साइड से और निकले रहते हैं तो वो जो है वो है पुंकेसर। तो एक ही फूल के अंदर अगर दोनों है तो वो है उभयलिंगी फूल, लेकिन अगर इन दोनों में से एक ही मौजूद है तो वो है एकलिंगी पुष्प। इसी के आधार पर हमने पुष्प के 2 प्रकार देख लिए, एकलिंगी और उभयलिंगी। एकलिंगी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पपीता और तरबूज, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उभयलिंगी का आप क्या याद रखेंगे, गुड़हल का फूल और सरसों का फूल। तो इसके हो गए गुड़हल और सरसों। अब देखो इस वाले फूल में आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो,
इस फूल में मैम हमें तो दिख रहा है सिर्फ क्या है, पुंकेसर है, स्त्री केसर तो है ही नहीं इसमें। तो ये वाला जो फूल हो गया वो कैसा हो गया, नर पुष्प हो गया। ठीक है, इस वाले में बीच में हमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्त्री जनन अंग मौजूद आ रहा है, यानी कि ये जो हो गया वो हो गया मादा पुष्प। ठीक, और यहां पर जो हमें नजर आ रहा है इसमें देखो स्त्री केसर भी मौजूद है, पुंकेसर भी मौजूद है, तो ये है अपने पास उभयलिंगी पुष्प। क्लियर सभी को? तो इसके आधार पर हमने ये पुष्पों के प्रकार देख लिए। क्लियर सभी को? पुंकेसर क्या है, नरजनन अंग है जिसमें परागकण मौजूद होते हैं, और जो परागकण होते हैं वो सामान्यतः पीले होते हैं। जब आप किसी फूल को छुओगे और अगर वो नर पुष्प है उसके अंदर पुंकेसर मौजूद है तो परागकण आपके हाथ में आते चिपचिपे से होते हैं वो, है ना, तो वो होते परागकण। अगर हम बात करें यहाँ पर स्त्री केसर की, उसके 3 भाग हमने देखे। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र जो कि अवतरण मंच का कार्य करेगा, बीच वाला लंबा भाग होता है वर्तिका, और आधारित फूला हुआ भाग होता है अंडाशय जिसके अंदर बीजांड मौजूद होते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं किसके, स्त्री केसर के। अब अंडाशय के अंदर क्या मौजूद है, बीजांड मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बीजांड की संरचना की। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है वो किसका है, बीजांड का है। देखो ये जो बीजांड है इसमें एक सिरा होता है जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय सिरा। तो ये वाला जो इसका सिरा है वो है बीजांड द्वारीय सिरा, जहां से क्या होगा, जब पराग कण इस वर्तिकाग्र पर आके गिर जाएंगे उनमें से एक पराग नलिका विकसित होगी, तो वो जो पराग नलिका है इसी बीजांड द्वारीय सिरे से होती हुई अंदर प्रवेश करेगी। इस बीजांड के अंदर एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, ना कि पोष कहते हैं। क और प में ध्यान रखना, है ना। तो यह है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका मौजूद होती है। तो समझते हैं हम इस भ्रूण कोश की संरचना को। अगर भ्रूण कोश की संरचना समझ में आ गई तो कैसे पराग नलिका आएगी, कैसे निषेचन होगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां पर इस भ्रूण कोश की संरचना को देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये क्या है, भ्रूण कोश है। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश के अंदर ना टोटल कितनी सेल होती है, याद रखना इसके अंदर कोशिकाएं होती है 7। तो हमें यहां पर 7 कोशिकाएं बनानी है। ठीक, चलो देखो ये वाला जो इसका सिरा है इसको हम कहते हैं एंटीपोडोल सिरा। कौन सा, एंटीपोडोल सिरा या प्रतिव्यासांत सिरा कहते हैं। इसमें ना 3 कोशिकाओं का समूह होता है, तो 1 2 और ये 3 कोशिकाएं। ठीक है, एक केंद्रक है इनके पास। ठीक, तो इनको हमने क्या कह दिया, ये है अपने पास एंटीपोडोल सिरा और ये है आपके एंटीपोडोल कोशिकाएं। ठीक है, इनका नाम लिख देती हूं मैं, एंटीपोडोल कोशिका। ठीक है, 3 कोशिका तो ये हो गई, हमें टोटल बनानी है कितनी, 7। अब देखो 3 कोशिकाएं इस बीजांड द्वारीय सिरे पर, यहां पर ना बीजांड द्वारीय सिरा होगा, तो 3 जो कोशिकाएं होती है वो इस बीजांड द्वारीय सिरे पर मौजूद होती हैं। तो 3 कोशिकाएं मैं इस बीजांड द्वारीय सिरे पर बना रही हूं। देखो 1 2 और एक और जो मैंने यहां पर बनाई है वो ये रही। ठीक, ये 3 कोशिकाएं ये हो गई। ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया और इन दोनों के केंद्रक ये हो गए। ठीक है, तो ये जो 3 कोशिकाओं का समूह मैंने बनाया है इसको मैंने क्या कह दिया, ये है अपने पास यहां पर अंड उपकरण। ये क्या है, अंड उपकरण, जिसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। वो तो क्या है अपने पास, जो 2 कोशिकाएं हैं वो तो है सहायक कोशिका, ये दोनों ग्रीन वाली ये सहायक कोशिका है। जो एक है ये है अंड कोशिका, तो इसका भी नामकरण कर देते हैं, ये अपने काम आएगी। तो ये अपने पास क्या है, ये है अंड कोशिका। तो इस अंड उपकरण में कितनी कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं, जिसमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका और 1 कोशिका अंड कोशिका। इसको ऐसे मानो ये दुल्हन है, ये दुल्हन की दोनों सहेलियां हैं। क्लियर, आई बात यहां पर समझ में। तो ये दोनों सहेलियां है, तो जब पराग नलिका अंदर आएगी ना तो ये सहेली अपनी कुर्बानी देगी। पहले एक सहेली कुर्बानी देगी फिर दूसरी सहेली कुर्बानी देगी। तो ये है अंड कोशिका। ठीक, 6 कोशिका हमने बना दी, 1 कोशिका और यहां पर क्या है, बची हुई है। तो देखिए जो 1 कोशिका यहां पर बची है, मान लीजिए उसको मैंने इस कलर से, कौन से कलर से बनाया, इस कलर से बना लेते हैं। चलो, बाकी की जो एक बड़ी कोशिका यहां पर बची है इसको हमने क्या कह दिया, यह है केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका हम इसको कहते हैं। इसके पास ना 2 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक है इसके पास, 2 केंद्रक। तो ये कोशिका कौन सी हो गई अपने पास, ये हो गई केंद्रकीय या ध्रुवीय कोशिका।
तो आपको इस संरचना में क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास कोशिका तो कितनी है, 7 है, लेकिन केंद्रक गिनो कितने हैं, 3, 6, 2, 8। तो ये जो भ्रूणकोश की संरचना होती है उसमें 7 कोशिका होती है, लेकिन केंद्रक होते हैं 8। तो ये 7 सेल इंटरन्यूक्लिएटेड होती है। अब क्यों 8 होते हैं इसमें केंद्रक, इसका राज भी मैं खोलने वाली हूं आज, क्या इसमें काम आएगी ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है इस भ्रूणकोश की संरचना में। तो जब पराग नलिका आती है ना बच्चे, तो वो इस बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करती है। उस पराग नलिका में ना 2 क्या होते हैं, उस पराग नलिका के अंदर ना 2 केंद्रक होते हैं, नर युग्मक होते हैं। अब वो 2 नर युग्मक, यानी कि मानो 2 दूल्हे आ रहे हैं, 2 दूल्हों की एक साथ बारात आ रही है, तो 2 यहां पर सेल को आके वो निषेचित करेंगे। कौन सी 2 सेल होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो परागकण है वो इस वर्तिकाग्र तक आएंगे, वो कैसे आएंगे, किस प्रोसेस के द्वारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहां पर क्या हुआ, ये फूल आपको नजर आ रहा है, ये वाली जो संरचना है वो है परागकोश, जिसके अंदर मौजूद है परागकण। हाँ जी, परागकण बाहर निकल गए परागकोश से, आ गए किस पे, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पे आके गिर गए, पराग नलिका इनमें विकसित हो गई और एक पराग नलिका के अंदर यानी कि एक परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं। वो उसके अंदर प्रवेश करेंगे बीजांड के अंदर, उस अंड कोशिका को निषेचित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनेगा, उससे भ्रूण विकसित होगा और फिर वही जो है आपके भ्रूण से आगे जाके क्या होगा, एक नया पौधा बनेगा। लेकिन मैम ये प्रोसेस तो हमने देख ली कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हमारे मन में तो एक सवाल यही उठ रहा है कि परागकण आएंगे कैसे खुद वर्तिकाग्र तक, क्या उनके पैर होते हैं या किसी प्रोसेस के द्वारा वो आते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं परागण की, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागण, परागण का मतलब है पॉलिनेशन, यानी कि जो परागकण है पुंकेसर से वो निकलकर कहां पर आएंगे, जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र तक गिरेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है अपने पास, यहां पर स्त्री केसर है, ठीक है, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय, ठीक। अब क्या हुआ कि ये मैंने बना दिए क्या, यहां पर ये है पुंकेसर, ठीक, ये क्या है, पुंकेसर है, इसमें क्या मौजूद है, ये परागकण मौजूद है। तो ये जो परागकण है वो निकलकर कहां पर आते हैं, इस कि वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। जो परागकण है वो इस जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपके परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर। अब ये जो परागण होता है वो कितने टाइप का होता है, जैसे कि मैम आपने ये बताया था कि एक फूल के अंदर ना दोनों चीजें भी हो सकती हैं, और जो फूल है नर पुष्प मादा पुष्प वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये आएंगे कैसे, क्या इनका भी कोई प्रकार होता है, तो बिल्कुल होता है। तो जानिए अब यहां पर परागण के प्रकारों को। तो देखो हमारे पास क्या है, परागण, ठीक है। जो परागण है उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। परागण को 2 कैटेगरी, कौन कौन सी 2 कैटेगरी अपने पास, तो देखिए परागण की जो 2 कैटेगरी है वो है स्वयं परागण और पर परागण। सबसे पहला है अपने पास यहां पर स्वयं परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है आपके यहां पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, क्या होगा इसका मतलब। देखो स्वयं परागण का मतलब होता है कि जब एक पुष्प है उसमें स्त्री केसर भी है उसमें पुंकेसर भी है, तो एक फूल के पराग कणों का उसी की वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, यहां पर स्वयं परागण कहलाता है, ठीक है। पर परागण में क्या होगा कि मान लीजिए 2 अलग अलग पुष्प है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही पौधे के पुष्पों में परागण हो, अलग अलग में भी तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक पौधा ये है दूसरा पौधा ये है, अब इसमें जो है नर पुष्प मौजूद है इसमें मादा पुष्प मौजूद है, तो इस नर पुष्प के परागकण जो है किसी दूसरे पौधे के नर पुष्प के परागकण इस पौधे की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक जाए तो उसको हम कहते हैं पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्रॉस करना पड़ रहा है यहां से यहां, इसको हम कहते हैं पर परागण। लेकिन आप कहोगे कि मैम
एक जो पेड़ है उसमें ऐसा तो नहीं है एक ही फूल है, उसमें तो बहुत सारे फूल है, तो क्या उनके बीच में परागण होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हम एक और प्रकार यहां पर देखते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि सजात पुष्पी परागण में एक क्या है, अपने पास एक पौधा है जिसमें दो अलग अलग फूल है। अब इस वाले फूल के जो परागण है इस वाले फूल की वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाते हैं, पौधा एक है फूल दो है, पर परागण में क्या हुआ? दो अलग अलग पौधे थे। स्व परागण में क्या हुआ? एक ही पौधा था, एक ही फूल था। ठीक, तो अगर एक पौधा है, दो अलग अलग फूल है, तो एक के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना कहलाता है सजात पुष्पी परागण। क्लियर? तो ये क्या है? आपकी परागण की प्रक्रिया होती है। तो देखो, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक का अंडकोशिका तक गमन होता है, वो उसको जाके निषेचित करता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज से जो भ्रूण विकसित होगा उसी से ही एक नया पौधा बनता है, यानी कि उस भ्रूण में क्षमता होती है, जब उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिलेगी तो वो अपने आप को प्रकट करेगा, एक नया पौधा वहां से विकसित हो जाएगा। लेकिन इन परागकणों को वर्तिकाग्र तक जाने के लिए कोई एक क्रिया लगेगी, उसको हम कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। तो परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक जाना कहलाता है परागण। ये जो आपका परागण है वो हमने टाइप देख लिए। कौन कौन से टाइप देखे? स्व परागण और पर परागण। अगर मान लीजिए एक ही पुष्प है, उसी के पुंकेसर वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं उसी के ऊपर, तो स्व परागण। दो अलग अलग पौधे हैं, तो एक के जो परागकण है वो दूसरे की वर्तिकाग्र पर जाए तो वो होता है आपके क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। ठीक है, सजात पुष्पी में क्या होगा? पौधा एक होगा, फूल दो होंगे। अब देखो कि कौन लेकर जाएगा? क्या इन परागकणों के पैर है क्या? ये खुद चल के चले जाएंगे क्या? तो देखो, यहां पे जो परागण हो रहा है, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, वो किसी ना किसी एजेंट के द्वारा होगा, किसी ना किसी कारक के द्वारा होगा। एजेंट, कारक का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो इन परागकणों को लेके जाएगा। तो देखो, अब ये जो कारक हैं वो आपके जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जो कारक है वो जैविक और अजैविक हो सकते हैं। जैविक परागणकर्ता हो सकते हैं और अजैविक परागणकर्ता हो सकते हैं। कैसे? देखो, जैविक में यानी कि हमें पता चल रहा है जैविक के नाम से कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। क्या पता चल रहा है हमें? कि जैविक के नाम से हमें पता चल रहा है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। अजैविक के नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई यहां पर भौतिक राशि टाइप चीज आएगी। जैविक में मान लीजिए कि कोई कीट है, वो इस फूल उसको सुंदर लगा, वो उस पे जाके बैठा, तो परागकण चिपचिपे तो होते ही है, उसके पंखों पे, उसके पैरों पे चिपक गए। अब वही कीट किसी दूसरी पुष्प की पंखुड़ियों से आकर्षित हुआ, उस पे जाके बैठा, तो उसके परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जो पंखुड़िया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो आकर्षण का, वो इस परागण के लिए ही करेगी। अब आई समझ में बात? तो देखो, कीटों के द्वारा ये परागण हो सकता है, जानवरों के द्वारा हो सकता है, सांप के द्वारा, गोडावन छिपकली के द्वारा, घोंगे के द्वारा, हम मनुष्यों के द्वारा, इन सब के द्वारा ये परागण हो सकता है। तो जैविक के अंदर ये आ जाएंगे, जैसे चमगादड़ भी आ जाएगा। है जैविक में क्या आ जाएगा? जरूरी थोड़ी है कि सभी में ही कीटों के द्वारा परागण हो, पानी के द्वारा भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसे पौधे हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं, अब परागकण जो है वो गिर के पानी में चले गए, अब वो बह के कहां तक जाएंगे? किसी जो पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पे जाके पहुंच जाएंगे, तो पानी के द्वारा हो सकता है। अब परागकण मान लीजिए कोई हल्के है बहुत ज्यादा, तो हवा के साथ भी उड़ जाएंगे। तो अजैविक परागण जो है वो हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है। क्लियर सभी को? आई नहीं बात समझ में? तो देखिए, परागकणों का स्थानांतरण जो है वायु, जल, प्राणी जैसे वाहकों के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा हो सकता है। अजैविक के अंदर अपने कौन आ गई? वायु आ गई, ठीक है, जल आ गया। जैविक के अंदर अपने प्राणी आ गए, कीट आ गए, चमगादड़ हो गई, आपके और भी जीव हो गए, जैसे कि सांप है, घोंगा है, छिपकली है, इनके द्वारा भी परागण होता है। अब परागण हो गया, परागकण पहुंच गए कहां पर? उस जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र तक। अब उसमें विकसित होगी क्या? पराग नलिका। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि पराग नलिका कैसे विकसित होगी और नर युग्मक कैसे जाके जो स्त्री युग्मक है, अंड कोशिका है, उसको निषेचित करेगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले
कि कैसे निषेचन संपन्न होगा। निषेचन का मतलब समझते हैं कि जो शुक्राणु है यानी कि जो नर युग्मक है वो अंडाणु यानी कि जो मादा युग्मक है उससे जाके संयुग्मित हो जाते हैं, उसको कहते हैं निषेचन। दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर वर्तिकाग्र, ये क्या है यहाँ पर वर्तिका, और ये क्या है यहाँ पर आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय। ठीक है, आधारी फूला हुआ भाग क्या हो गया अपने पास यहाँ पर अंडाशय हो गया। चलिए अब क्या होगा, देखो हमने देखा कि जो परागण है उसकी प्रोसेस के द्वारा परागकण आकर गिर गए इस पे। तो परागकण सामान्यतः पीले कलर के होते हैं, ठीक है, तो परागकण यहां पर आके गिर गए। इनकी ना दो भित्ति होती है, बाह्य चोल और अंतःचोल। ठीक, अब इनसे विकसित होगी क्या यहाँ पर ये इस तरीके से पराग नलिका। क्या निकली यहां से, ये पराग नलिका निकली। कहां तक जाएगी, बीजांड में प्रवेश करेगी ना, बीजांड द्वारीय सिरे से होती हुई। तो यहां पर मान लीजिए कि अपने पास ये क्या है, बीजांड है ये। ठीक है, ये बीजांड द्वारीय सिरा है, यहां से इस परागनली को प्रवेश करना है। इसके अंदर क्या बैठी है, कोशिकाएं बैठी है ना, तो कोशिकाएं बना देते हैं फटाफट से। ये तो एंटीपोडल सेल से 3, ठीक है, ये 3 ये अंडोपकरण वाली कोशिकाएं हैं, और ये बीच वाली ध्रुवीय कोशिका जिसके पास 2 केंद्रक है। ठीक है, तो इनके पास एक एक केंद्रक और इनके पास इस तरीके से एक एक केंद्रक और इसके पास 2 केंद्रक। ठीक, अब क्या होगा, ये पराग नलिका विकसित हुई और ये पराग नलिका अब प्रवेश करेगी कहां पर, बीजांड द्वारीय सिरे से होती हुई इस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित है शायद, देखो अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के अंदर ये अंडकोशिका। तो ये भ्रूणकोश है, इस बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक, चलो अब देखो ये जो पराग नलिका यहां पर आ रही है, ये पराग नलिका जो यहां से प्रवेश कर रही है, इसमें कितने केंद्रक हैं, हाँ जी कितने केंद्रक है या कितने नर युग्मक है, तो ये जो दोनों हैं वो क्या है यहां पर, ये है नर युग्मक। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों है नर युग्मक। ठीक है, एक परागकण से 2 नर युग्मक बन गए। ठीक है, चलो अब ये नर युग्मक यहां पर जब प्रवेश करेंगे, भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित एक नर युग्मक जो है वो इस अंड कोशिका को निषेचित करेगा। तो ये वाली जो अपनी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका। ठीक है, ये अंड कोशिका का क्या होगा, यहां पर निषेचन होगा एक नर युग्मक के द्वारा। तो इसके निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहां पर युग्मनज बनेगा, क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिले तो इसके निषेचन के परिणाम स्वरूप बनेगा यहां पर युग्मनज। क्या बना यहां पर, युग्मनज जायगोट। और इसी युग्मनज से ही कौन विकसित होगा, फिर आगे जाके विकसित होगा भ्रूण। कौन विकसित हुआ यहां पर, भ्रूण विकसित हुआ। तो देखो युग्मक संलयन हो गया यहां पर, क्लियर। अब क्या होगा, दूसरा जो नर युग्मक है वो भी तो मौजूद है। इसको इस तरीके से मानो कि 2 दूल्हे हैं, 2 की बारात आ रही है, यहाँ पे गाइड किसने किया, यहाँ पे एक संरचना और मौजूद होती है जिनको हम कहते हैं तंतुरूपी समुच्चय। वो इनको गाइड करेंगे कि यहाँ बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करो, बारात तो यहाँ से प्रवेश करेगी। अब उस बारात में 2 दूल्हे, एक दूल्हा तो जाके मिल गया इस अंडकोशिका से, तो वहां तो युग्मक संलयन हो गया, युग्मनज बन गया, उससे विकसित हो गया भ्रूण। ठीक, दूसरा दूल्हा भी तो बचा है, वो कहेगा कि मैं किसके पास जाऊं, मेरी दुल्हन कौन है, उसकी दुल्हन है ये ध्रुवीय कोशिका। उसकी दुल्हन कौन है, ये ध्रुवीय कोशिका। तो यहां पर ये जो ध्रुवीय कोशिका है इसको निषेचित करेगा दूसरा नर युग्मक। ठीक है, इस ध्रुवीय कोशिका का जब निषेचन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, इसके निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा बताइए। जब इसका निषेचन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप यहां पर बनेगा भ्रूण पोष। अब क्या बना यहां पर, भ्रूण पोष बन गया। इस भ्रूण पोष में ना न्यूट्रिशन है जो कि इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा जब उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर ये भ्रूण पोष बन गया। अब एक चीज समझो,
यहां पे जो भ्रूण बना है वो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, वो है 2n, क्योंकि एक केंद्रक नर युग्मक का एक केंद्रक मादा युग्मक का, तो 2n बन गया। लेकिन यहां पे जो भ्रूणपोष बनेगा वो होगा 3n। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी ये जो ध्रुवीय कोशिका है, केंद्रक की कोशिका, उसके पास 2 केंद्रक है, एक इसका केंद्रक मिल जाएगा, टोटल 3 केंद्रक मिलेंगे, इसीलिए जो भ्रूणपोष है वो 3n स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी। क्लियर सभी को? आई नहीं आई बात समझ में? तो देखो क्या हुआ कि एक साइड तो युग्मक संलयन हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया कि यहां तो हुआ युग्मक संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले, अंडकोशिका और कौन आपके नर युग्मक। तो यहां पे ये तो क्या हो गया बच्चे, ये तो हो गया युग्मक संलयन, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे त्रिसंलयन हुआ है, 3 केंद्रक आपस में मिले हैं, तो यहां पर क्या संपन्न हुआ है, त्रिसंलयन हुआ है। तो देखो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन एक ही इस पुष्प के अंदर संपन्न हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहा जाता है इसको, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि पुष्पीय पादपों की एक अनूठी घटना है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ये पुष्पीय पादपों की एक अनूठी घटना होती है जिसमें 2 नर युग्मक है, देखिए 2 दूल्हे 2 दुल्हन के पास जाते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, ये जो भ्रूण है वो आगे जाके एक नया पौधा बनाएगा, तो जो बीजांड होता है ना, पूरा जो बीजांड है, उस बीजांड से बनेगा बीज, जो अंडाशय है उससे बनेगा फल। तो आप जो फल खा रहे हो, है ना, तो जो चीज आप खा रहे हो ना वो क्या है, उसका अंडाशय है, उसके अंदर बीज निकलता है, वो बीज क्या है, उसका बीजांड है। अब उस बीज के अंदर भ्रूण होता है, जब उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती है, तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें उसको उपयुक्त मिलती है, तो वो अंकुरित हो जाता है और एक नया पौधा बना लेता है, उसको हम कहते हैं अंकुरण। क्लियर? तो देखो एक बार यहां पर कि क्या होगा, वर्तिकाग्र पर परागकण कैसे अंकुरित होंगे, परागकण जो है इन परागकोश से निकलेंगे, वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। अब इनमें पराग नलिका विकसित होगी, पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक है, तो 2 नर युग्मक प्रवेश करेंगे बीजांड द्वारीय सिरे से बीजांड में। एक नर युग्मक इस अंडकोशिका को निषेचित करेगा, दूसरा नर युग्मक इस ध्रुवीय कोशिका को निषेचित करेगा। इसकी वजह से युग्मक संलयन होगा, भ्रूण बनेगा, इसकी वजह से भ्रूणपोष बनेगा, और जो कि 3n स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो पराग कणों का उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन हो जाता है, उससे भ्रूण बन जाता है, और ये पहुंचेंगे कैसे, पराग नलिका विकसित होगी, और यही पराग नलिका में ही नर युग्मक मौजूद होंगे। तो जब निषेचन हो गया तो अब क्या हो गया, भ्रूण भी बन गया, तो बीजांड जो है उससे तो निर्माण होगा बीज का, और अंडाशय से निर्माण होगा फल का। ये देखो फूल, यहां पे ये क्या है, अंडाशय, इसके अंदर ये संरचना कौन सी मौजूद है, ये है बीजांड। अब ये जो बीजांड है इससे क्या बन गया, ये बीज, इन बीज के अंदर क्या मौजूद है, भ्रूण, एम्ब्रियो मौजूद है, जो कि उपयुक्त परिस्थितियां मिलेंगी तो अंकुरित हो जाएंगे, यानी कि एक नया पौधा बना लेंगे, उसको हम कहते हैं अंकुरण। तो बीज को, जो कि बीज में जो भ्रूण उपस्थित है उसको उपयुक्त परिस्थिति यानी कि तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें जैसे ही उपयुक्त मिलेंगी तो इससे एक नया पौधा विकसित हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं अंकुरण। तो हमने देखा कि एक जो आपके पौधा है उसमें फूल मौजूद है, उन फूल से कैसे नए पौधे बन रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस आज की इस क्लास में हमने देखी, जिसमें सबसे पहले इस पुष्प की संरचना को पढ़ा, जिसमें पुंकेसर है, जिसमें स्त्री केसर है, जिसमें पंखुड़ियां है, बाह्य दल है। पुंकेसर नर जनन, स्त्री केसर मादा जनन। पंखुड़ियां क्या करेगी, आकर्षित करने का काम करेगी, बाह्य दल क्या करेंगे, जब वो कलिका के रूप में तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। पुंकेसर से परागकण गए कहां पर, वर्तिकाग्र पर परागण की प्रोसेस के द्वारा। अब इनसे पराग नलिका विकसित होगी, पराग नलिका में 2 नर युग्मक होंगे, एक नर युग्मक इस अंडकोशिका को निषेचित करेगा, दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवीय कोशिका है उसको निषेचित करेगा। जो अंडकोशिका को निषेचित करेगा उससे बनेगा युग्मनज और उससे विकसित होगा भ्रूण, और वही भ्रूण बीजांड से विकसित हुए बीज के अंदर मौजूद होता है। उपयुक्त परिस्थितियां मिलते ही एक नया पौधा यहाँ पर बना लेगा। के लिए सभी को सारी बात आई नहीं समझ में? अब आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि किन पौधों में लैंगिक जनन होता है, किन में अलैंगिक जनन होता होगा, पादपों का विकास कैसे हुआ और कैसे नए पौधे यहाँ पर बने। सारी चीजें क्लियर है? चलिए, पसंद आई ना? तो बस इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं क्लासेस के अंदर। तो अब हम मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।